हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस नागौरी पर। और हम सभी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी का आज हम लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक मैंने बोर्ड पर लिखा है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी के बारे में समझते हैं। भी चार्ज के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का कंजर्वेशन, आवेश का संरक्षण। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, चार्ज इज कंजर्व्ड दैट इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होने वाली रिएक्शन से चार्ज के मैग्नीट्यूड या चार्ज की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिएक्शन से पहले जितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलता है। जैसे हमने कहा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मान लिया कि Q1, Q2, Q3 up to Qn n charges present हैं, then we can say that according to conservation of charge Q1 plus Q2 plus Q3 that is Qn is equal to constant। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में Q1, Q2, Q3 डैश 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 करते हुए Qn चार्जेज हैं, तो इन सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन यानी सिग्मा Qi is equal to constant where I is equal to 1 to n। I की वैल्यू कहां से कहां तक ले लो, 1 से n तक, तो वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये तो चलो अपन ने कहा कि भैया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो है चार्ज कांस्टेंट रहता है, बट सर इस बात को कुछ एग्जांपल से भी हमें एक्सप्लेन आप करके बताइए। क्लियर है। अच्छा तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो है अपन ले रहे हैं बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या ले रहे हैं, आप समझिए। फर्स्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल्स में। आप पहला एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल्स में तो पहला एग्जांपल है बच्चों, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट एग्जांपल हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर। अच्छा बच्चों हमने जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड देखा था, उसके अंदर में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा था कि एक ग्लास रोड है और एक सिल्क पीस है, उन दोनों को जब आपस में रब किया तो हमने क्या कहा था, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन गया सिल्क पर, जिससे ग्लास रोड पर आया पॉजिटिव और सिल्क पर आया नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, अगर हम ग्लास रोड और सिल्क को, जैसे मैंने कहा ये ग्लास रोड है और ये सिल्क है, इन दोनों को मिलाकर के हम अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, देन ध्यान से देखो, जब इन दोनों को रगड़ा नहीं गया, यानी जब इन दोनों को रब नहीं किया, यानी रगड़ने से पहले इन पर टोटल चार्ज कितना है, 0। क्यू इनिशियल कितना है बच्चों, 0। जैसे ही इन दोनों को आपस में हमने रब किया, तो रब करने पर इस पर आया था पॉजिटिव चार्ज, इस पर आया था नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब जैसे ही ग्लास को और सिल्क को रब करते हैं तो ग्लास पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो प्लस और माइनस मिल करके वापस से टोटल चार्ज कितना हो जाता है, नील बट्टा सन्नाटा, बोले तो 0। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इन दोनों को रगड़ने से पहले भी टोटल चार्ज 0 था, रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब चार्ज ना तो बढ़ पाया और ना ही घट पाया, चार्ज क्या रहा बच्चों, कंजर्व रहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड में टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर बच्चों। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल आप देखिए बच्चों कि सर और कहां पर चार्ज कंजर्व रहता है, तो दूसरा एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है बच्चों, वो हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन, यानी युग्म उत्पादन।
पेयर प्रोडक्शन की जो भी रिएक्शंस होती हैं उनमें भी चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब पेयर प्रोडक्शन को हम समझने के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गामा फोटोन है बच्चों, है ना, और गामा फोटोन जब किसी अनदर पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है, टकराता है, तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं जब ये जैसे किसी से कोलाइड करता है या इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, देन ये गामा फोटोन एक तो बनाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन और एक बनाता है बच्चों पॉजिट्रॉन। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन से पहले गामा फोटोन हम जानते हैं एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन से पहले इस पर टोटल चार्ज कितना है, 0। अब रिएक्शन के बाद ध्यान से देखें तो ये बना है इलेक्ट्रॉन और ये बना है पॉजिट्रॉन। अब समझ में ये आता है कि पॉजिट्रॉन पर जितना प्लस है यानी जितना धनावेश है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना हुआ बीबी, 0। कहने का मतलब पेयर प्रोडक्शन की रिएक्शन में भी टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। क्यू इनिशियल भी 0 है और क्यू फाइनल भी 0 है। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक अपन एग्जांपल और नोट कर सकते हैं, वो है हमारे पास पेयर एनिहिलेशन, युग्म विनाश, यानी इसका जस्ट अपोजिट। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो मिल करके फिर वापस से वो गामा फोटोन बना लेते हैं। मतलब दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रिवर्सिबल। अपन ने कहा एक E माइनस और एक E प्लस, दोनों मिल गए और मिल करके बच्चों क्या बना लिया, गामा फोटोन बना लिया। अब तुम जानते हो Q इनिशियल यहां कितना है, 0 है, और यहां पर Q फाइनल भी कितना है, 0 है। तो मेरी क्या बात आपको क्लियर हो रही है? यानी मैंने अभी तक 3 एग्जांपल आपको बताए हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में चार्ज कंजर्व रहता है, पेयर प्रोडक्शन में भी कंजर्व रहता है, और पेयर एनिहिलेशन में भी चार्ज कंजर्व रहता है। फटाफट से नोट करिए, 4th एग्जांपल की अपन बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो 4th एग्जांपल जो है वो देखिए। 4th एग्जांपल है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में समझते हैं। यानी जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उनमें भी टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी रिएक्शन से पहले जितना चार्ज था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज होता है। यानी वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहता ही है। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लिया, 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम के लिए 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 238 238 इसका मास नंबर है। मैंने कहा जैसे ये एक या इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, यानी इसका अल्फा डीके कर दिया हमने। अब अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो अगर इसमें से हीलियम निकला यानी 2He4 निकला, तो बच्चों इस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर तो 2 से रिड्यूस हो गया, यानी 2 से घट गया, तो बनेगा कितने वाला, 90 वाला। और जो मास नंबर है वो कितने से घट गया, 4 से घट गया, तो बनेगा कितने वाला, 234 वाला। तो ये बनेगा थोरियम। अगर ये हमें याद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल, तो 90 थोरियम 234 बन गया। अब हमें तो ये देखना है कि इस रिएक्शन में क्या चार्ज कंजर्व है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, यहां का देखिए Q इनिशियल रिएक्शन से पहले Q इज इक्वल टू Ne, तो हेयर N इज इक्वल टू 92, देन Q इनिशियल आ गया 92E। अब Q फाइनल की बात कर लूं मैं, तो Q फाइनल देखो यहां का एटॉमिक नंबर है 90, तो ये हो गया 90E प्लस यहां का एटॉमिक नंबर है 2, तो ये हो गया 2E। ओ माय गॉड, ये भी कितना आ गया, 92E आ गया। देन वी कैन से दैट Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, हेंस
चार्ज इज कंजर्व्ड। फटाफट पोज करके लिखे बच्चों। तो बच्चों अपन ने अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसके एग्जांपल्स देखे, कुछ बेसिक एग्जांपल। उसके बाद में हम अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने बोर्ड पर लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो मच दैट इट्स मास इज इंक्रीज्ड बाय 9.1 9.1 नैनोग्राम। देन पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर गिवन टू द बॉडी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज। अब मेरी बात समझो, ये क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज किया जाता है कि, इतना आवेशित किया जाता है कि उसका मास कितने 9.1 नैनोग्राम से बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तभी तो इसका मास बढ़ेगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि उस बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, पहली बात, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछा है। दूसरी बात, अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो चार्ज भी आया है उस पर, तो पूछा है कि उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी और नेचर क्या होगी। तो नेचर तो हम जान रहे हैं, अगर मैंने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेचर तो पता चल गई, नेगेटिव चार्ज है। वैल्यू हम फाइंड करेंगे, अभी रुकिए आप देखिए, मेरी बात समझना बच्चों, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। अब बोल रहा है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 2, ठीक। हमने इधर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, समझना, तो इसका मास बढ़ गया। कितने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बढ़ा, केवल एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बढ़ा, यानी 1 into me, इतना इसका मास बढ़ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me का मतलब। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो 2me इतनी इंक्रीमेंट आती। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो 3me 3 गुना बढ़ता। मान लीजिए कि हमने यहां पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, तो जो मास में वृद्धि आएगी, जो इंक्रीमेंट इन मास आएगा, वो nme आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो n कैसे निकलेगा, n बराबर डेल्टा m अपॉन me। ये पता तो जो है लापता, मिल जाएगा उसका पता। डेल्टा m मास में इंक्रीमेंट दे रखा है 9.1 नैनोग्राम, नैनो को बदला 10⁻⁻⁹, ग्राम को बदला किलोग्राम में 10⁻⁻³ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो n की वैल्यू आ गई, इसको जब कट करेंगे ये -9 माइनस का 3 माइनस का 12 और ये माइनस का 31 ऊपर जाके प्लस का 31, तो बचा बच्चों 10⁻⁹। ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है, ये हमारा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो हमारा है वैल्यू q बराबर -ne, ये लगा सकते हैं। ये पता मिल गया, इसका पता -10⁻⁹ and 1.6 है तो 10⁻⁻⁹, ये प्लस का 19, ये माइनस का 19, कैंसिल आउट, q बराबर आ गया -1.6 कूलम। हाँ या ना, डू द छपाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, लिखा हुआ है बोर्ड पर, if 10⁻⁹ electrons move out of a body to another body, या to another body, every second, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन लगातार, यानी हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। देन हमसे पूछा है कि दूसरी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में फिर टाइम कितना लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है, जरा सोचते हैं। अब बात मेरी समझो, ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है।
बोला हर सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो रहे हैं एवरी सेकंड पर सेकंड, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जा रहे हैं 10⁹ तो पूछता है कि जब इस पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ध्यान से सुनना, अब 1 कूलम चार्ज इस पर प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए वो देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में कितने होते हैं वो जरा चेक करते हैं। हमें पता भी है when Q is equal to 1 कूलम then N is equal to 1 upon E, और मैंने आपको ये बताया था इतना, हाँ या ना, डायरेक्ट याद करने के लिए पिछले वीडियो के अंदर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में या टाइम टेकन टू ट्रांसफर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 10⁹ इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा 1 सेकेंड। तो फिर टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगेगा 1/10⁻⁹ सेकेंड। लेकिन हमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भैया, हमें तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, तो टाइम टेकन टू ट्रांसफर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक में अगर इतना तो फिर इतने में कितना इंटू करके इतना, वेरी गुड, इतना, इसको इससे कैंसिल करा 10⁻9 बच गया, तो आंसर आया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब आप अगर चाहें तो आंसर अगर आपका ईयर में है, मिनट में है, आवर में है, आप चाहें जैसे इसको चेंज कर सकते हैं। फटाफट से नोट करें पोज करके। बच्चों अब ये अपन ने जो क्वेश्चन देखा वो आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। देखना बच्चों, अगर मैं कूलम्ब्स लॉ की बात करूं यानी कूलॉम के नियम की बात करूं तो मुझे पता है कि चार्ज से रिलेटेड ही बात करूंगा, बिकॉज कूलम किसका यूनिट होता है मैंने बताया था, चार्ज का यूनिट होता है। ये क्या कहता है जरा समझो, बाद में लैंग्वेज पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए, माना r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस नियम के अनुसार म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेज, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेज यानी F, हम जानते हैं Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, तो इनके मध्य बल लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा इन आवेशों की प्रकृति, यानी इनकी नेचर कैसी है। समान प्रकृति के, समान नेचर के होंगे तो प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन। बट अपन ने अभी क्या कहा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेज, यानी इन दोनों आवेशों के परिमाणों के, ये देखो Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, उन दोनों के प्रोडक्ट गुणनफल के समानुपाती। इक्वेशन नंबर 1, या इसको मैं डायरेक्ट बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1। बट हम जानते हैं F लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तुम भी F हो, तुम भी F हो, क्यों ना तुम दोनों एक हो जाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, जब इन दोनों को मिलाया तो आया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तब तब इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, यहां भी आएगा K, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अगला, इक्वेशन नंबर बच्चों अगला। अब रुकना, अभी जो ये K की चर्चा अपन कर रहे हैं, ये K क्या होता है, तो K जो है वो एक कांस्टेंट है।
जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है बच्चों जिसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा सर, अगर ये कांस्टेंट है के तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अभी आप पॉज करके इसको नोट करें बच्चों। हाँ तो बच्चों लिख लिए। अब देखो के को, ये जो अपन लिख रहे हैं के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसको बेटा सीजीएस में भी लिख सकते हैं। कैसे देखना, 9 इंटू 10⁹, अब एक न्यूटन, न्यूटन का सीजीएस डाइन। अच्छा डाइन यानी एक न्यूटन में कितना डाइन होता है बच्चों, 10⁵, यानी 10⁵ डाइन। मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, वो हो जाएगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर मीटर स्क्वायर है यानी 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा यानी डिवाइड कूलाम स्क्वायर। कूलाम का सीजीएस यूनिट मैंने बताया था स्ट्रेट कूलाम, इसी दिन के लिए, और एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलाम, तो उसका स्क्वायर। जरा सोल्व करें बच्चों, तो 9 × 10⁹ गुणा 5 और पावर ये 4 है तो ये भी 9 हो गया, बटे ये हो गया 9 गुणा 10 की घात ये 18 हो गया बच्चों, स्क्वायर है इस वजह से। ये आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्ट्रेट कूलम का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कुल मिलाकर के 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्ट्रेट कूलम का स्क्वायर। आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, फटाफट से लिख लीजिए इतना। अगेन देखिए बच्चों, के की वैल्यू अपन ये भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, मैं जरा इसके बारे में भी आपको बता देता हूं बच्चों। एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, कुछ भी लिखिए। अच्छा सर ये भी कांस्टेंट होता है, बिल्कुल। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बिल्कुल। कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ध्यान से देखें, इसकी यूनिट के जो था, के की यूनिट क्या थी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो के रेसिप्रोकल उल्टे में है, तो जो के की यूनिट लिखी थी उसका उल्टा इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में बच्चों। अब अगर अपन डायमेंशन लिखना चाहें एप्सिलॉन नॉट की तो वो भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम। कूलम की क्या होती है बच्चों, Q बराबर IT। क्यों आई थी, क्या करने आई थी, तो IT A इंटू टी, तो AT का स्क्वायर। शाबाश। न्यूटन फोर्स, मां, बल बराबर मां, बलमा, मलमा, M की हो गई M1। एक्सीलरेशन का होता है L1 T-2, इतना हमें आना चाहिए। अच्छा फिर आगे मीटर स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। शाबाश, थोड़ा सोल्व करा, थोड़ा सोल्व करा। ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे M1 L3 और T की पावर -2। ओके, ऊपर लेकर जाऊंगा, M की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर +4 और A की पावर 2। ये है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों। लेकिन जरा ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू है वो तो सर किस में होती है, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में होती है। अगर मीडियम में बात करें तो इन मीडियम सर, जो इन मीडियम बोलेंगे तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा हेयर। अब एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इज इट क्लियर बच्चों। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखना आगे। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, एक और बात हम समझते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है बच्चों, उसको अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं।
अब आप पूछेंगे कि सर ये एप्सिलॉन आर क्या है, नई चीज। बेटा ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मैं इसको अलग से लिखता हूं बच्चों। हियर एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ रही है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन वी कैन से दैट अगेन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही? तो इट इज डिफाइंड as the electrical permittivity of medium relative to free space। ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ रही है तो ऊपर भी परमिटिविटी है और नीचे भी परमिटिविटी है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर का ना तो कोई यूनिट होगा, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम है तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी भी है और डायमेंशन लेस भी है। तो अपन कह सकते हैं इट इज यूनिट लेस एंड, यानी मात्रकहीन और विमाहीन, एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है क्या बच्चों मेरी बात? आपको इस तरह से आप इसको फटाफट से नोट करिए, मैं आगे बता रहा हूं तो आगे सुनिएगा आप मेरी बात। अब अगर मैं एप्सिलॉन आर की बात करूं तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी हो सकती है। 1 तो अपन जनरली वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए मानते हैं। अच्छा, और इनफाइनाइट किसके लिए मानते हैं? कंडक्टर के लिए मानते हैं, यानी कोई मेटल के लिए मानते हैं। जैसे मैं कहूं कि भैया सोने का परावैद्युतांक यानी सोने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। अब हम जानते हैं कि सोना अपने आप में एक मेटल है तो उसका कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर एप्सिलॉन आर एयर की बात करूं तो देखना एग्जैक्ट 1.0058 होता है, लेकिन हम कितना ले लेते हैं उसको? 1 ले लेते हैं। उसी प्रकार से अगर एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर की बात करूं तो ये होता है बच्चों 81। ये कुछ मैंने लिख दिया आपके लिए, इतना आप फटाफट से नोट करें। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। ठीक है, अपन ने अभी तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जाना है तो कुछ पॉइंट्स हैं वो देखिए आप, एक एक पॉइंट अपन एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। यानी जो कूलम्स लॉ होता है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। सेकंड पॉइंट है कूलम्स लॉ इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस बिटवीन प्रोटॉन्स। कहने का मतलब कूलम्स लॉ जो होता है वो किसी भी नाभिक के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटॉन होते हैं, यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें भी लगता है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और अपन जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर हम कहना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में एक संरक्षी बल है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उसकी वजह से होने वाला वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। लास्ट पॉइंट है कि अभी तक अपन ने जो कूलम्स लॉ पढ़ा था उसमें Q1 एंड Q2 चार्ज को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर जो रखा था वो वैक्यूम में रखा था बच्चों। किस में रखा था? वैक्यूम में। मान लीजिए अगर इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स में कमी आती है, यानी फोर्स अफेक्ट होता है। किस तरह से अफेक्ट होता है वही जरा मैथमेटिकली देखते हैं। F इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर यही बात हम मीडियम में लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ किसकी आएगी? मीडियम की आएगी,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले इक्वेशन को हमने दूसरे से डिवाइड करा तो F एयर अपॉन F मीडियम एज इट इज लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन Q1 Q2, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, देन F एयर अपॉन F मीडियम कितना आया, F एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, इसको कहते हैं एप्सिलॉन R। तो जरा भैया ध्यान से देखो, इट इज क्लियर दैट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F एयर अपॉन F मीडियम। यानी अब ध्यान से देखेंगे तो मीडियम में जाने पर, यानी क्लियरली अपन कह सकते हैं, यहां से ध्यान से देखिए कि मीडियम में जाने पर फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है। यानी एयर में फोर्स ज्यादा था और मीडियम में फोर्स कम होता है। क्लियर है क्या मेरी बात आप लोगों को बच्चों? अगर ये आपको आ गया तो एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आप हाथों हाथ, पॉइंट नंबर 5, यानी कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे बच्चों? आप देखो Q1, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो म्यूचुअल है, यानी Q1 Q2 पर भी लगा रहा है और Q2 Q1 पर लगा रहा है, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन का लगाते हैं। देन हम कह सकते हैं F1, इसको प्रूव भी करेंगे बच्चों आगे चलकर, F12 वेक्टर बराबर F माइनस F21 वेक्टर। डू द छपाई। अब अपन है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देन हमसे पूछा गया है, देन इन दोनों के बीच में हमें फोर्स पूछा गया है, F की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल भी अपने आप में एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो अल्फा को, अगर अल्फा के चार्ज को मैं Q1 मानूं तो अल्फा पर चार्ज कितना होगा, अल्फा होता है बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस, यानी 2He4 होता है, तो इस पर चार्ज कितना हो गया 2E। क्लियर? अच्छा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मान लेंगे E, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कितना लिखेंगे, 10⁻⁻10 मीटर लिख लेंगे। अब F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो F की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 2E, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे R का स्क्वायर 10⁻⁻10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। क्लियर है बच्चों? फटाफट से नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्पेयर ये है, स्पेरिकल बॉडी है जिस पर चार्ज है प्लस का Q1, एक और स्पेरिकल बॉडी है जिस पर चार्ज है प्लस का Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कही कितनी है बच्चों, R है। देन ऑप्शन देखो क्या दिए हमें, A इनके बीच में फोर्स बोला है, देन F इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया है A के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, B F इज लेस देन के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, C F इज ग्रेटर देन के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और D नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चा क्या करता है, जैसे ही Q1 एंड Q2 को देखता है और इनके बीच की डिस्टेंस R देखता है, वो समझ बैठता है ओ इतना सिंपल क्वेश्चन, सीधा टिक मारता है ए ऑप्शन, जो कि ये क्या है, गलत है बच्चों। अब आप कहेंगे सर आपने ही सिखाया था। बेटा मैंने सिखाया था, लेकिन मैंने एक पॉइंट सिखाया था, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस थोड़ी ना है, ये तो स्पेरिकल बॉडीज हैं जिन पर खुद पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पर प्लस Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस पर प्लस Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक बात और सिखाई थी, इंडक्शन इज पॉसिबल
in the bodies having some dimensions but it is impossible in point charges या point particles। तो कहने का मतलब यहां पर इंडक्शन पॉसिबल है, तो इस प्लस Q1 को देखकर इधर चार्ज माइनस Q1 या माइनस का चार्ज प्रोड्यूस होगा, इस प्लस Q2 को देखकर इधर भी माइनस का चार्ज प्रोड्यूस होगा। ध्यान से देखो, माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? और अगर रिपेल करेंगे तो रिपेल करने पर देखो माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने पर क्या होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर आर तुम बढ़ जाओगे तो एफ तुम घट जाओगे, यानी एफ इज लेस देन के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही है करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? आया समझ में? अगर मान लो यही प्रश्न हम ऐसे करें, देखो कैसे, मैं कहूं यहां पर प्लस Q1 चार्ज है, इसको आप अगला क्वेश्चन समझ लें, या माइनस Q2 चार्ज है, फिर सेम ऑप्शन अगर लिखे हुए रहेंगे तो सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ आएगी, सर यहां प्लस है तो यहां माइनस प्रोड्यूस होगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ये प्लस प्रोड्यूस हो गया है। अच्छा, अब प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, प्यार यानी अट्रैक्शन होगा, और अगर यहां अट्रैक्शन होगा तो डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी, और फोर्स बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो F इज ग्रेटर देन, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों?